हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दोबारा से चीट सिस्टम के एक और नई वीडियो को लेके आ चुका हूँ। एंड आप में से जो भी इसके एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 को नहीं देखे हो तो उसे भी जरूर से एक बार देख लेना। कहानी शुरू उस सीन से ही होती है जहाँ पे झाओ को पता चल जाता है कि या किस तरीके से अड़ियार प्रोफेशन वालों को रिक्रूट के नाम पे अपने पास बुलाती है और उन लोगों को मार देती है। अभी झाओ अपनी सिस्टर को कॉल करने लगता है, लेकिन झाओ की सिस्टर झाओ के कॉल को पिकअप ही नहीं करती। सीन चेंज हो जाता है, हॉट स्प्रिंग के सीन को दिखाया जाता है और इसी जगह पे अभी हम लोग को झाओ की सिस्टर को प्रेसिडेंट के साथ नहाते हुए दिखाई जाती है। साओ मतलब प्रेसिडेंट झाओ की सिस्टर से बोलने लगती है कि कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख नहीं पाई, लेकिन अभी जैसे ही देख रहा हूँ तो मुझे यह एहसास हो रही है कि तुम्हारी जो साइज है वो 1-2 साइज इंक्रीज हो चुकी है। इसी समय झाओ की सिस्टर के फोन में रिंग बजने लगता है और फोन का जो रिंगटोन है वो ये होता है कि मास्टर योर डियर ब्रदर इज कॉलिंग। झाओ की सिस्टर अभी फोन को उठा पाती उससे पहले साओ अभी दोबारा से झाओ की सिस्टर को कस के पकड़ लेती है और नखरे करते हुए बोलने लगती है कि प्लीज मत उठाओ ना, और ऐसे भी तुम्हारा जो भाई है वो तो अभी बड़ा भी हो चुका है और क्या वो हर बात पे ही अपनी सिस्टर को ही फोन करेगा? तो अभी टाइम आ चुका है कि उसकी नाइट लाइफ को उसके हिसाब से जीने दो। तो झाओ की सिस्टर अभी पूछने लगती है कि लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की बात हुई तो? झाओ की सिस्टर की इस बात को सुनने के बाद साओ अभी और भी कस के झाओ की सिस्टर को पकड़ लेती है और इसके साथ ही खुश होते हुए बोलने लगती है कि मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है और जैसा कि आज मेरा बर्थडे है तो चलो हम लोग मजे करते हैं। अभी झाओ की सिस्टर साओ की चीख को पकड़ते हुए साओ से पूछने लगती है कि साओ आखिरकार तुम मेरे भाई से इतना ज्यादा जेलस क्यों हो? झाओ की सिस्टर के ये पूछने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को झाओ को दिखाया जाता है। झाओ अभी अपने मन में ही सोच रहा होता है कि मेरी सिस्टर इतनी देर में तो एक बार जरूर कॉल बैक करती, लेकिन क्या मेरी सिस्टर साओ के साथ है? और अगर मेरी सिस्टर को कुछ भी होती है ना तो मैं उस टाइम को अपने हाथों से गले को दबा के मारूंगा। अपने मन में इन सभी बातों को बोलते हुए अभी झाओ दोबारा से या का पीछा करने लगता है। देखते ही देखते अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक हॉल के सीन को दिखाया जाता है और इसी जगह पे झाओ फैमिली का हेड झाओ जून एंड स्कॉर्पियन किल्ड का एचआर मतलब वही या को एक साथ देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे ये दोनों अभी एक साथ अंताक्षरी खेलने के स्टाइल में एक दूसरे को कुछ बोलता है। लेकिन झाओ अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद और इन दोनों के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी ये तो समझ जाता है कि ये दोनों हो ना हो चर्च के साथ ही कनेक्टेड है। झाओ जून अभी बोलने लगता है कि पॉइजन स्कॉर्पियन, तुमने व्हाइट एम्पेयर सिटी के लोगों को मार के बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है और इसके कारण बेचारा पाइचिंग पहले से और भी ज्यादा सस्पिशियस हो गया है। तो आगे से या बोलने लगती है कि अरे यार मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो बस अपने सुप्रियर के ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ और ऑर्डर ये था कि जब तक कि ना डेथ स्टार मिल जाए तब तक प्लेयरों को मारते जाओ। या की इन सभी बातें झाओ सुनने के बाद अभी अपने मन में ही बोलने लगता है कि साले ये चार्ज वाले मुझे मारने के लिए टारगेट कर रहा है। अभी तो या की इस बात को सुनने के बाद झाओ जून अभी या से पूछने लगता है कि डेथ स्टार को ढूंढने के साथ व्हाइट एम्पेयर सिटी के लोगों को मारना, आखिरकार इन दोनों चीजों में रिलेशन क्या है? तो या अभी बताने लगती है कि मुझे पक्का यकीन है कि जो 12 न्यू कमर है जिन लोगों ने अड़ियार प्रोफेशन को अवेकनिंग की है उनमें से ही एक डेथ स्टार है, और अगर ऐसा नहीं होता तो उसके हाथों में फॉरबिडन ट्रेजर चेस्ट कैसे आते? अभी या की इस बात को सुनने के बाद झाओ अपने मन में ही बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना ज्यादा एक वैल्यूएबल पर्सन हूँ। झाओ जून अभी दोबारा से या से क्वेश्चन करने लगता है कि आखिरकार तुम सभी मिलके इस तरीके से डेथ स्टार के पीछे क्यों पड़े हो? रिप्लाई देते हुए या बोलती है कि हमारे जितने भी सुप्रियर है वे सभी यही मानते हैं कि डेथ स्टार के माध्यम से ही हम लोग हमारे लॉर्ड ऑफ द एंड को दोबारा से रिजरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बात बताऊं तो ये है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि लॉर्ड रिजरेक्ट हो पाते हैं या नहीं, मुझे तो बस उसकी फॉरबिडन ट्रेजर चेस्ट से मतलब है। झाओ जून पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, अपने मन में ही बोलने लगता है कि जिसके पास फॉरबिडन चेस्ट होता है वो उसके माध्यम से एक लेजेंडरी वेपन को अनलॉक कर सकता है, और जिसके पास लेजेंडरी वेपन होता है वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल एक पर्सन बन जाता है। और अगर वो फॉरबिडन चेस्ट मेरे पास होगा तो व्हाइट एम्पायर सिटी का सबसे ज्यादा पावरफुल पाइचिंग वो भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। इन सभी बातों को सोचते हुए अभी झाओ जून अपने हाथ में अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है और अपने मन में यही प्लान बनाता है कि वो खुद ही डेथ स्टार को मारेगा और उसके पास से फॉरबिडन चेस्ट को ले लेगा। लेकिन उससे पहले ये इस स्कॉर्पियन लेडी मतलब या को मार देगा। लेकिन अभी नाटक करते हुए झाओ जून स्कॉर्पियन लेडी या से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें डेथ स्टार के बारे में कुछ भी क्लू मिला, मतलब कैसा दिखता है ऐसा कुछ? तो आगे से या झाओ की फोटो को बाहर की ओर निकाल लेती है, बोलने लगती है इसका नाम है झाओ ई और मुझे ऐसा लगता है कि यही डेथ स्टार है। झाओ भी अभी अपने फोटो को उन लोगों के पास देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, अपने मन में ही बोलता है कि आखिरकार उन लोगों को ये सब कुछ कैसे पता चला। झाओ जून अभी झाओ के फोटो को देखते हुए बोलने लगता है कि देखने में तो काफी हैंडसम लग रहा है।
तो या अभी बताती है कि हाँ, और ये शायद से मेरे से भी पावरफुल है, क्योंकि उस दिन जब मैं इसके पास गई थी तब उसने मेरी जो चार्मिंग इफेक्ट है उसे भी नालीफाई कर दिया। झाओजुन आगे से बोलता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में देखूंगा। बाय द वे, तुम्हें पता है उसकी एक सिस्टर भी है, चलो हम लोग उससे शुरुआत करते हैं। झाओजुन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी झाओ को आ जाता है गुस्सा। झाओ अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ हवा में से इन लोगों के ऊपर एक स्ट्राइक को मार देता है। वे लोग तो बच जाते हैं, लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि झाओ के स्ट्राइक की वजह से अभी दीवारों में एक छेद हो गया होता है। या भी अभी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, बोलने लगती है कि ओ बर्ट मुझे बहुत देर से फॉलो करते हुए आ रही है। या अभी इन सभी बातों को बोल ही रही थी, लेकिन इसी समय हम लोग को झाओजुन को दिखाया जाता है जो कि टावर सिल्ट नाम के किसी एक अटैक को एक्टिवेट करते हुए या के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक स्ट्राइक बरसा देता है। झाओजुन बोलने लगता है कि चाहे एक बर्ड हो या फिर एक इंसानी क्यों ना हो, बस हेल में जाओ। ये जो बिल्डिंग था इसके कुछ ही दूरी पे हम लोगों को दो गार्ड को दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक गार्ड दूसरे गार्ड से पूछता है कि क्या तुमने कुछ सुना अभी? तो दूसरा गार्ड बोलता है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। सिन दोबारा से या के और जाता है। या अभी झाओजुन से पूछने लगती है कि झाओजुन तुमने मेरे पीछे से अटैक किया? तो झाओजुन बोलता है कि हाँ, तुम ही बताओ, फॉरबिडन ट्रेजर चेस्ट जैसी एक चीज को कौन ही नहीं चाहेगा। ऊपर की ओर तो हम लोग को झाओ को भी दिखाया जाता है, जो कि इन सभी चीजों को देखने के बाद अपने मन में ही बोलता है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये दोनों आपस में ही इस तरीके से फाइट करने लगे। या अभी आगे से अपनी पॉइजन ड्रैगन स्किल को एक्टिवेट कर लेती है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी तरह एक कचरे सील्ड मेरी तरह एक एसेसियन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। वाह रे वाह, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि मैं उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ। देखते ही देखते या अभी अपना पॉइजन ड्रैगन वाला जो पावर है उसे रिलीज करने लगता है। यहाँ पे हम लोग को एक पॉइजन से बना हुआ ड्रैगन को भी दिखाए जाते हैं और इन सभी चीजों से झाओ अभी अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। या जो कि अपनी पावर को कंट्रोल करते हुए बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ झाओजुन से बोलने लगती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा आखिरकार लोग तुम्हें इतना ज्यादा कचरा क्यों समझते हैं। देखते ही देखते या अभी लाइटनिंग ब्लास्ट नाम के एक स्किल को एक्टिवेट कर लेती है और ये वाली स्किल की वजह से या का स्टेमिना 20% तक कम हो जाता है, लेकिन इसके बदले में उसकी मूवमेंट स्पीड एंड एनिमी के ऊपर अटैक करने की जो क्षमता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। या को अभी ये सब कुछ करते हुए देखने के बाद झाओजुन आगे से अपने पावर के माध्यम से नीचे का जो फ्लोर है उसे पूरी तरीके से सेटर कर देता है, लेकिन ये सब कुछ करके भी या की जो स्पीड है वो थोड़ा सा भी कम नहीं होती। हमें दिखाया जाता है कि झाओ जो कि ऊपर से ही या की इन सभी स्किलों को देखने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है कि तो ऐसा होता है एक लेवल 40 वाले एसोसिएशन की पावर। या को अभी ये सब कुछ टच करते हुए देखने के बाद आगे से झाओजुन हंसते हुए बोलने लगता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो। तो आगे से या जो कि थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलने लगती है कि अगर मैं इतना ज्यादा कैपेबल नहीं होता तो चर्च वाले कभी भी मुझे तुम्हारे साथ मीटिंग करने के लिए नहीं भेजते। देखते ही देखते वे दोनों अभी आपस में ही अपने अपने हथियारों के साथ लड़ने लगते हैं। या जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अभी उछाल के झाओजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन झाओजुन या को हवा में ही उसके पेटों से पकड़ लेता है और अभी का जो हालत है इसे देखने के बाद झाओ बहुत ही तेजी से अभी इन दोनों के ऊपर ही आने लगते हैं और अपने मन में ही बोलता है कि अब मेरे पास सही अपॉर्चुनिटी है। देखते ही देखते झाओ 72 फेदर स्ट्राइक को करने लगता है। झाओजुन भी अभी झाओ के अटैक को डॉज करते हुए यहाँ से दौड़ने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगता है कि क्या एक क्रो मेरी हेल्प कर रहा है, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि झाओ फैमिली के पास ऐसा भी कोई क्रो था। दूसरी ओर या को भी दिखाई जाती है, जिसके छाती पे अभी एक फेदर आके लग जाता है, जिसके कारण या अभी 10 सेकंड के लिए इमोबिलाइज्ड हो जाती है। झाओजुन जो कि इस चीज को देखने के बाद अपने शॉट के माध्यम से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए 10 सेकंड कंप्लीट होने से पहले जल्दी जल्दी से या के पास आके या के कंधे के ऊपर अपने शॉट से एक अटैक कर देता है। या के आर्मर का जो ड्यूरेबिलिटी था वो भी अभी 50% तक डिक्रीज हो जाता है। या का जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाता है या अभी झाओ के शॉट को पकड़ता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ झाओ से बोलने लगती है कि तुम मूर्ख, आखिरकार तुमने ये क्या किया। और ये बोलने के साथ ही अपने हाथ में जो डैगर है उसके माध्यम से झाओजुन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैकों को कर देती है। झाओ भी अभी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, अपने मन में ही बोलने लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। या की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, जिसके कारण मेरा सिर्फ एक ही फेदर जाके उसको लगा। आगे की ओर दिखाया जाता है या की एक ही अटैक में झाओजुन की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी। या अभी झाओजुन से बोलने लगती है कि ये जो क्रो है ये ऑब्वियसली तुम्हारा ही पालतू है, तुम गद्दार कही के तुम पहले से ही चर्च के साथ गद्दारी करने की प्लान बना के रखे हो ना। झाओजुन गुस्सा हो जाता है, बोलने लगता है कि चुप हो जा कुतिया, अगर तुम लोगों ने हमारे झाओ फैमिली के बच्चे के सेफ्टी को लेके थ्रेट नहीं देते तो शायद से मैं कभी भी तुम लोग के साथ जुड़ता भी नहीं। दूसरा झाओ अभी अपने मन में ही इन दोनों को इस तरीके से लड़ते हुए देखने के बाद सोचने लगता है कि तो स्कॉर्पियन पॉइजन या ये सोच रही है कि मैं झाओजुन का एक पालतू पेट हूँ। बारे वाह, क्या सीन ही चल रहा है यहाँ पे। देखते ही देखते या अभी आगे से अपने चार्म स्किल को एक्टिवेट कर लेती है तो झाओजुन आगे से बोलता है कि तुम्हारा ये जो
जो चार्म स्किल है मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, ये तो बस प्लेयरों के ऊपर ही काम करेगा। लेकिन एआई बोलती है कि तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा तो क्या हुआ, तुम्हारी इस पेट के ऊपर काम तो करेगा। तो आज से ये जो क्रो है ये मेरी हुई। झाओ भी अभी अपने मन में ही बोलता है कि चलो अब मैं स्कॉर्पियन लेडी के साथ थोड़ा सा नाटक करता हूँ, उसको ऐसा लगने देती हो कि मैं उसके चार्म इफेक्ट में आ गया हूँ। एआई अभी झाओ को ऑर्डर देते हुए बोलती है कि बेबी उसे पकड़ो। तो इस समय झाओजुन के ऊपर अपने 72 फेदर स्ट्राइक वाला जो अटैक है उसे करने लगता है। झाओजुन इस अटैक को डच करने के लिए अपने सामने टावर सिल्ट नाम के स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन इस सब कुछ करने के बावजूद झाओ का एक फेदर झाओजुन के छाती पर जाके लग जाता है। बेचारा झाओजुन अभी 10 सेकंड के लिए इमोबलाइज्ड हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के अभी इयाया झाओजुन के ऊपर अपने डैगर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक अटैक कर देती है। और ये जो अटैक है इसकी वजह से झाओजुन के ऊपर जो आर्मर था उसका ड्यूरेबिलिटी 30% तक डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इसी समय झाओ दोबारा से अपना चाल चालू कर देता है। झाओ अभी दोबारा से अपने 72 फेदर स्ट्राइक ए वाली अटैक अभी इयाया के ऊपर ही बरसाने लगते हैं। बेचारी इयाया इन सभी फेदरों से अभी अपने आप को बचाते हुए अपने मन में ही बोलने लगती है कि यह एकड़ो पूरी तरीके से मेरे चाड़ में नहीं आया। झाओजुन जो कि इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और इसके साथ ही हंसते हुए इयाया से बोलने लगता है कि जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हारा ये जो चार्म इफेक्ट है ये सिर्फ प्लेयरों के ऊपर ही काम करता है। अभी तो देखते ही देखते दोबारा से झाओजुन एंड इयाया दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक करने के लिए आने लगते हैं। दूसरी ओर झाओ जो कि ऊपर से इन सभी चीजों को देखने के बाद दोबारा से इन दोनों के ऊपर ही फेदर से स्ट्राइक करने लगते हैं और अपने मन में ही बोलता है कि आज रात में इन दोनों को यहाँ से बच के जाने नहीं दे सकता। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को झाओ फैमिली के बाहर सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि इस समय झाओजुन के गार्ड से ये पूछ रहा होता है कि क्या झाओजुन सो चुका है, मैं तो उसके साथ कुछ डिस्कस करने के लिए आया था। तो आगे से उसका गार्ड बोलता है कि नहीं नहीं, हमारा लॉर्ड गार्डन में है तो आप मुझे फॉलो करें। लेकिन इसी समय बहुत ही जोरदार एक धमाका इन दोनों को भी महसूस होता है। पूरा का पूरा घर अंदर से ही पूरी तरीके से कांप उठता है। घर के अंदर से बहुत ही जोरदार एक लाइट आसमान को चीरता हुआ ऊपर की ओर जाने लगती है। सिटी लॉर्ड इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को 3 मिनट फ्लैशबैक के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे इयाया एंड झाओजुन अपने अपने हथियारों के साथ एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और इन दोनों के फाइट के बीच में अभी झाओ भी कूद पड़ता है, वो भी अपने 72 फेदर स्ट्राइक के साथ। देखते ही देखते झाओ अभी तो यहाँ पे डेथ आई स्किल को भी यूज करता है और इसके साथ ही अपने ओरिजिनल रूप में भी आ जाते हैं और इसके साथ ही अपने हाथ में जो डेमोक्लेस नाम का स्वॉर्ड है उसे यूज करते हुए इन दोनों के ऊपर तेजी से अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और झाओ का ये जो मर्डरस ऑरा है इसे देखने के बाद वे दोनों ही पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। झाओजुन जो कि इस समय झाओ के चेहरे को देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि एक स्निक अटैकर, वो भी एक डिस्क्यूज मार्क्स को पहने हुए। और डिस्क्यूज मार्क्स मतलब वही है जिसके माध्यम से झाओ अपनी आइडेंटिटी सभी से छुपा रहा है। और देखते ही देखते झाओ ने इन दोनों के ऊपर बहुत ही जोरदार एक अटैक कर देता है और सिटी लॉर्ड ने बाहर से जो लाइट बीम देखी थी वो तो इसी अटैक का ही इम्पैक्ट होता है। इस अटैक को करने के बाद झाओ अभी सामने की ओर देखते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार वे दोनों कहाँ है, क्या वे दोनों इस अटैक से मारा गया है। झाओ ने अभी जो अटैक किया था उसका इम्पैक्ट भी हम लोग को दिखाई देता है। झाओ ने जिस जगह पे अटैक किया था उस जगह पे तो बहुत ही बड़ा एक सुरंग बन जाता है और इसी सुरंग के अंदर अभी हम लोग को झाओजुन को भी दिखाई जाता है जो कि बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा लिया था। झाओजुन अभी बोलने लगता है कि अगर मेरे पास वो नेकलेस ना होता तो शायद से मैं अभी तक मारा जाता। उसने बस अपने एक ही अटैक में मेरे जैसे एक लेवल 60 के सिल्ड वॉरियर को ऐसे ही मार देता। मुझे लगता है कि उसका जो लेवल है वो एटलीस्ट 80 का तो होगा ही। आखिरकार झाओ फैमिली ने इसके जैसे पावरफुल एक प्लेयर को कब और कैसे प्रोवोक किया। अभी तो हम लोग को इयाया को भी दिखाई जाती है जो कि अभी भी चिंता होती है। इयाया अभी आधमरी हालत में बोलने लगती है कि आखिरकार ये स्वॉर्डमैन कौन है और इसका फिगर मुझे इतना जाना जाना क्यों लग रही है। इसी समय झाओ को आवाज आती है, कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार किसकी हिम्मत हुई जो कि मेरे व्हाइट एम्पायर सिटी के अंदर तबाही मचाए। तो हमें दिखाया जाता है ये तो सिटी लॉर्ड होता है जो कि यहाँ पे आते ही झाओ के ऊपर अपने हेवनली बैरियर को फेंक के मारता है झाओ को पकड़ने के लिए। और ये जो हेवनली बैरियर है इसके एट्रीब्यूट के बारे में बताया जाता है कि ये जो हेवनली बैरियर है ये लेवल 100 मैजिशियन का एक एक्सक्लूसिव स्किल है और ये बैरियर जिस भी पर्सन के ऊपर जाता है, मतलब ये वाली बैरियर के माध्यम से जिस भी पर्सन को लॉक किया जाता है उस पर्सन का स्किल, एट्रीब्यूट, प्रोफेशन सब कुछ लॉक हो जाता है। झाओ अभी स्टेटस विंडो में ये सब कुछ देखने के बावजूद थोड़ा सा भी डरता नहीं, परंतु अभी थोड़ा सा मुस्कुराता है और देखते ही देखते अभी 10 स्टेप्स 1 फैटल स्ट्राइक नाम का जो अटैक है उसे कर देता है और ये जो बैरियर है इसको पूरी तरीके से काट के रख देता है।
सिटी लॉर्ड भी अभी इस तरीके से झाओ को अपनी बैरियर को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं अपने बैरियर के माध्यम से एक बॉस लेवल मॉन्स्टर को भी अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकता हूँ, तो आखिरकार ये पर्सन इतनी आसानी के साथ मेरे बैरियर को कैसे तोड़ सकता है। झाओ अभी सिटी लॉर्ड के बैरियर को काटने के बाद अपनी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हुए अभी सिटी लॉर्ड से बोलने लगता है कि तो तुम एक चर्च के साथ जुड़ी हुई पर्सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या तुम भी चर्च के साथ जुड़े हुए हो। झाओ की इस बात को सुनने के बाद सिटी लॉर्ड भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। पूछने लगता है कि क्या तुम इन लोगों को चर्च वालों के साथ कंपेयर कर रहे हो, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। झाओ आगे से कुछ और कह पाता है। इसी समय हम लोग को झाओ जुन को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए अब सिटी लॉर्ड के पास ही आने लगता है और इसके साथ ही सफाई देते हुए बोलने लगता है कि उसकी बातें पूरी तरीके से बकवास है, हम लोग सिटी लॉर्ड के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल है, तो आखिरकार हम चर्च के साथ क्यों जुड़ जाएंगे। तो झाओ अभी अपने शॉट को या की और टांगते हुए बोलने लगता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये जो लड़की है ये पॉइजन स्कॉर्पियन है और इसने ही उन तीनों रेयर प्रोफेशन वालों की हत्या की है। झाओ की इस बात को सुनने के बाद सिटी लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए झाओ जुन से पूछने लगता है कि झाओ जुन क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, आखिरकार ये पॉइजन स्कॉर्पियन तुम्हारे घर पे क्या कर रही है। तो इस समय झाओ जुन भी आगे से और कुछ नहीं बोल पाता। झाओ जुन अभी सिटी लॉर्ड के सामने घुटनों पे आ जाता है, गिर गिराने लगता है, माफी मांगने लगता है। सिटी लॉर्ड तो अभी या से भी पूछने लगता है कि पॉइजन स्कॉर्पियन क्या तुम्हें कुछ बोलनी है, तो आगे से स्कॉर्पियन लेडी मतलब या अभी अपने पास से वाइट स्किल नाम का एक स्किल एक्टिवेट कर लेती है और इसके साथ ही बोलने लगती है कि हाँ मैंने ही उन सभी को मारा और उन सभी चीजों का ब्लेम मैं खुद के ऊपर लेती हूँ। और ये बोलते हुए अभी वो यहाँ से स्किल को यूज करते हुए जाने लगती है। सिटी लॉर्ड अभी दोबारा से या को पकड़ने के लिए अपने स्किल को यूज करने लगता है, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो जाता है। या अभी यहाँ से एक मिस्ट की तरह उड़ जाती है, लेकिन इस समय झाओ भी डेथ क्रो एबिलिटी यूज करके या के साथ ही जाने लगता है। सिटी लॉर्ड अभी झाओ से कुछ पूछने के लिए जैसे ही झाओ की ओर देखता है तो देखता है कि झाओ तो यहाँ पे है ही नहीं। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक गली के सीन को दिखाया जाता है और इसी जगह पे हम लोग को या को बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में भागते हुए भी दिखाई जाती है। या अभी यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन उसे दोबारा से एक क्रो के शैडो दिखाई देती है। या अभी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए पीछे की ओर देखती है और इसके साथ ही झाओ से पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो झाओ अभी या से बताता है कि एज ए क्रो मुझे सिर्फ ऊंचाइयों पे उड़ना था और ऊंची जगह से तो सब कुछ ही दिखता है। तो अभी या अभी दोबारा से झाओ से क्वेश्चन करने लगती है कि तुम तो झाओ जुन के साथ थे ना, तो आखिरकार तुम मेरी पीछा क्यों कर रहे हो। तो इस समय झाओ बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ अभी या से बोलने लगता है कि अगर कोई मुझे परेशान नहीं करता है तो मैं भी उसे परेशान नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझे ऑफेंड करता है तो मैं उस चीज को उसे 1000 गुना लौटा के देता हूँ और इस बार तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती। और ये बोलने के साथ ही झाओ अभी दोबारा से 72 फेदर स्ट्राइक या के ऊपर करने लगते हैं। या भी अभी अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से दौड़ के भागने लगती है। इसी के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को झाओ की सिस्टर को दिखाई जाती है जो कि सही बैठे बैठे खाना रेडी करते हुए अपने मन में ही बोलने लगती है कि आखिरकार झाओ कहाँ पे है, इतनी रात को भी वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया, क्या वो किसी लड़की के साथ एक कमरे को बुक करके रंगलिया मना रहा है। झाओ की सिस्टर अभी बैठे बैठे झाओ के बारे में इन सभी बातों को बोली रही थी। इसी समय दरवाजे पे नॉक होता है। सिस्टर अभी जैसे ही दरवाजे को ओपन करता है तो दिखाया जाता है कि ये तो और कोई नहीं, ये झाओ होता है। पता नहीं सीन क्या है, लेकिन झाओ अभी यहाँ पे आने के बाद पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है। झाओ अभी अपने सपने में ये देख रहा होता है कि उसके सामने चर्च का एक पर्सन अपने एक हाथ में क्वीन और दूसरी हाथ में उसकी सिस्टर को पकड़ के झाओ से ये पूछ रहा होता है कि इन दोनों में से तुम किसको जिंदा देखना चाहते हो। झाओ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए सपने में ही अपने हाथ को आंख की ओर करते हुए चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि सिस्टर क्वीन इन दोनों को ही छोड़ दो। लेकिन जैसे ही अभी हम लोग को रियलिटी में दिखाया जाता है तो दिखाया जाता है कि झाओ ने तो शाओयू की जो संतरे है उसे पकड़ ली होती है। झाओ अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए शाओयू से क्वेश्चन करने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे कमरे के अंदर क्या कर रही हो। लेकिन इस समय शाओयू बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है, एकदम आग बबूला होने लगती है, चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपनी सिस्टर की फ्रेंड की एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो। इसी समय यहाँ पे झाओ की सिस्टर आ जाती है, पूछने लगती है कि शाओयू क्या मेरा भाई उठ चुका है और क्या तुम नीचे जा सकती हो लंच के लिए। लेकिन इस समय शाओयू एंड झाओ को इस तरीके से आमने सामने देखने के बाद झाओ की सिस्टर मिसअंडरस्टैंडिंग करने लगती है, बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगती है कि तुम दोनों को एक साथ देखना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि मैंने सही किया कि शाओयू को तुम्हारी देखभाल करने के लिए बोल के।